आज के इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे सेकंड सैंपल पेपर को, जो कि कंसोर्शियम ने 3 तारीख को यानी कि कल लॉन्च करा है। और हम लोग ये जानेंगे कि क्या आपको आपके जो पढ़ाई का पैटर्न है उसमें चेंज लाने की जरूरत है, क्या चीजें आई थी क्वेश्चन पेपर में, कैसे ये गया, बाकी जितनी रेलेवेंट चीजें सारी बातें करेंगे। तो बिना देर की वीडियो को शुरू करते हुए, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि केवल 4899 में अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है, चैंपियन प्रिपरेशन कोर्स में, जिसमें कि आपको हम लोग सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट, उसको वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में रिकॉर्डेड कंप्लीट करवा रहे हैं, अलॉन्ग विद आपके 70 मॉक पेपर्स प्लस 50 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स एंड रीसेंट लैंडमार्क केसेस पूरे पूरे आपके यहाँ पे कवर होंगे। तो अगर आपको 4899 में आना है तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो। सबसे पहले चलिए ये देख लेते हैं कि ये जो सैंपल पेपर है ना, इसमें जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया था उसका सोर्स क्या था। सोर्स था मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक वर्सेस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये आपका 2014 का जजमेंट है, और इसके पहले जो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट था वो 2010 का जजमेंट था। तो यहाँ पे एक एक चीज आप ये देखोगे कि काफी यहाँ पे पुराने जजमेंट्स को 2010 2014 के जजमेंट्स दिए जा रहे हैं। अब इसके अंदर हुआ क्या था, केस के क्वेश्चंस क्या थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड ये करा था कि भाई देखिए, जो रिव्यू पिटीशन एक ऐसे पर्सन के द्वारा डाली जा रही है जिसको कि डेथ पेनल्टी मिली है, उसको हमें ओपन कोर्ट में सुनना है एक 3 जजेस की बेंच के द्वारा, इंस्टेड ऑफ कि जो नॉर्मल बेंचेस आपकी चलती हैं इन चेंबर सर्कुलेशन जो होता है उसके थ्रू। इसके अंदर कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी थी कि भाई जो ओरल हियरिंग होती है ना ऐसे रिव्यू पिटीशंस की, जहां पे जो डेथ सेंटेंस मिली है किसी पर्सन को, वो एक इंटीग्रल पार्ट है रीजनेबल प्रोसीजर की, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर दिया हुआ है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, उसके एम्बेट को कवर करता है। अब क्वेश्चंस को अगर हम लोग एक करके देखें तो देखिए, जो क्वेश्चंस आपके आए थे ना, इसमें मैक्स टू मैक्स 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपको अगर केस आपको पता है तो आप आंसर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और बाकी जितने क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आप बस अपना नॉर्मल, अगर आप फाउंडेशनल थ्योरी अच्छे से पढ़ लो आप कर लोगे। इसमें आप देखोगे पहला क्वेश्चन ये था कि आप आइडेंटिफाई करिए उस प्रोविजन को हाई जिसमें कि रिक्वायर होता है हाई कोर्ट को कि वो कंफर्म करे डेथ सेंटेंस को अंडर आईपीसी। तो आईपीसी का एक क्वेश्चन आया। दूसरा क्या क्वेश्चन है कि आप डिटरमाइन करिए मैक्सिमम ड्यूरेशन को फॉर अ ओरल हियरिंग इन अ डेथ पेनल्टी रिव्यू पिटीशन एज पर द मेजोरिटी ओपिनियन ऑफ द जजमेंट, जो कि अभी हम लोग ने मोहम्मद या आरिफ वाला बात करा, उसमें क्या ये था, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या था। और ये जो चीज थी ये समझ लीजिए, अगर आपने जजमेंट पढ़ा है तो आप थोड़ा सा आंसर कर पाओगे, या फिर मान लो आपको जनरल एक पता है कि हाँ इतना होना चाहिए, बिकॉज पैराग्राफ में वो चीज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं थी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो स्पेशल बेंच है जो कि कैपिटल सेंटेंसिंग की यहाँ पे बेसिकली उस चीज को सुने कि वो स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। अब वो भी जो 3 जज की यहाँ पे बेसिकली बेंच की बात आ रही है, वो भी आपका ऐसा है जो पैराग्राफ में मेंशन नहीं है, अगर आपको पता है तो आप आंसर कर पाओगे। उसके बाद अगला है वो ये है कि इसके पहले जो अर्लियर बेंच थी मोहम्मद आरिफ के पहले, जिसको कि डिस्कस करेगा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर, मतलब मोहम्मद आरिफ के अंदर कौन सी बेंच को यहाँ पे डिस्कस करा। अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप अगर जानते हो केस को तो आप आंसर कर पाओगे, इसमें गेस वर्क थोड़ा सा यहाँ पे उतना काम नहीं करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आप रैशनल बिहाइंड बताइए जो डेथ पेनल्टी होती है यहाँ पे अंडर आर्टिकल 21, उसके पीछे रैशनल क्या होता है, दी क्यों जाती है वो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप वैसे ही आंसर कर सकते हो। इसके बाद 1.6 क्या था कि आप डिसेंटिंग जज जो थे यहाँ पे प्रेजेंट केस के अंदर उसको आइडेंटिफाई करिए। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए थे वो आपके जस्टिस चिलमेश्वर, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस मल्होत्रा, जस्टिस रंजन गोगोई ये दिए हुए थे। अब जो कि 2014 का केस है तो आप एक गेस वर्क ये मार सकते हो कि हाँ भाई जस्टिस चिलमेश्वर यहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज वो थोड़े से पुराने जज थे और वो काफी पहले ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो बाकी के जजेस थे वो थोड़े से रिसेंट में आपके आए थे। तो ये एक चीज आप गेस वर्क वहां पे थोड़ा सा बैठा सकते थे। लेकिन वही बात है कि अगर आपको डिसेंटिंग जज का नाम, अगर आपने केस पढ़ा है, अगर आपको पता है तो ही आप आंसर कर पाओगे। उसके बाद आइडेंटिफाई की जो राइट्स होते हैं कौन से ऐसे हैं जो कि यहाँ पे ऑडियल पार्टनर के आपका जो प्रिंसिपल होता है उसके अंदर नहीं आएंगे, ये भी आप आंसर कर सकते हो बिना पढ़े। उसके बाद ऐसा जो सेक्शन है आप सीआरपीसी के अंदर बताओ जिसमें कि स्पेशल रीजन हम लोग को मैंडेट करने होते हैं कि मेंशन करना है हमको को डेथ पेनल्टी देने के पहले। उसके बाद डिटरमाइन करना कि जो कंडीशंस होती हैं, अगर मान लो कोई कोर्ट ऑफ सेशंस डेथ सेंटेंस पास कर रही है तो वो डिटरमाइन कैसे करेगी, मतलब कंडीशंस को, बाकी चीजों को, उससे क्वेश्चन था। फिर उसके बाद 10वां क्वेश्चन ये था कि आप रिकॉग्नाइज करिए उन कंडीशंस को जो कि डेथ सेंटेंस पास करते टाइम यहाँ पे सेशंस कोर्ट को एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। तो ये जितनी भी आपके क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे जो आपकी ये वाले ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आराम से आप आंसर कर सकते हो, बिना आपको कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था इसके अंदर भी आपको कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए, 5 क्वेश्चन सीधे सीधे हो गए। उसके बाद भी अगर हम लोग बात करें तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं ये वाले मेरे हिसाब से, जिसमें कि अगर आपको एक जनरल आइडिया है कहीं ना कहीं
कि भाई क्या होता है, डेथ पेनल्टी कैसे दी जाती है, या आपने उसका जनरल अगर मान लो एक स्टडी करी है अगर अपने कॉलेज में, आप आंसर आराम से कर सकते हो। और उसके बाद ये वाला भी जो आपका क्वेश्चन है जिसमें कि यहाँ पे बात हो रही है, ये भी आप आराम से आंसर कर सकते थे। ठीक है, बस यहाँ पे 2 क्वेश्चंस ऐसे 1.4 जहां पे अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो डिसीजन था वो पूछा गया है, जो कि थोड़ा सा पता करना कठिन है अगर जजमेंट नहीं पता है। और जहां पे डिसेंटिंग ओपिनियन की बात करी है किस केस के अंदर था, आपको अगर ये दोनों नहीं पता है तब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जजमेंट अगर नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी जितने क्वेश्चन है इसमें से मैं कहूंगा कि 10 में से 8 किए जा सकते हैं, और वो भी तब जब बहुत अच्छी आपको इन डेप्थ नॉलेज है डेथ सेंटेंस की और सीआरपीसी आईपीसी के रिलेटेड प्रोविजंस की। लेकिन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप वैसे ही कर सकते हो केवल नॉर्मल पढ़ाई से। सो दिस इज अ वे इन विच दिस पेपर हैज बीन मेड। लेकिन जो मेन फंडा है वो ये समझने वाला है कि भाई जो पैटर्न है और जो पढ़ाई का स्टाइल है हमारा, क्या हमें उसको चेंज करना है। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्लैट पीजी का इतिहास क्या रहा है, हुआ क्या है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं एक चीज ये भी देखूं कि जो पिछला वाला पैराग्राफ था वो था सर्विस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, इसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एविडेंस जो आपका एक्ट थे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 ये सब कुछ था। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 23, 24, 25, 26, 27 ये वाले सेक्शंस आपके थे। ये अगर आपको पता है, नार्को एनालिसिस आपको आता है, आप आराम से कर लेते। सेम हालत जैसे पिछले पैराग्राफ की थी कि 5 से 6 क्वेश्चन बिना यहाँ पे केस को पढ़े आप आंसर कर पा रहे हो, सेम चीज यहाँ पे हो रही है। और ये 2010 का जजमेंट था। तो सवाल यह आता है कि सर अगर इतने पुराने पुराने जजमेंट पूछे जा रहे हैं तो हमें क्या बहुत पुराने जजमेंट की पढ़ने की जरूरत है इन डिटेल, अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए आप पहले ये समझो कि जो क्लैट पीजी 2023 जब हुआ था ना, तो उसमें भी यहाँ पे एक सैंपल पेपर निकाला था कंसोर्शियम ने। अगर आप उस पेपर को देखते हो तो उसमें आपको दिखाई पड़ता है एडीएन जम्मू से शिवकांत शुक्ला, बहुत पुराना केस। नालसा का जजमेंट ये भी आपका 2014-2013 का था। ठीक, इसके बाद मोहिनी जैन का पुराना जजमेंट, डीसी बात पर पुराना जजमेंट, विशाखा वाला एक पुराना जजमेंट, ये भी आपका पुराना जजमेंट, और ये आपका 2014-13 का जजमेंट था। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि जितना भी ये पूरा दिया हुआ है, पहले सैंपल पेपर में क्लैट पीजी 2023 में ये नवंबर में आया था, एग्जाम था दिसंबर में, 1 महीने पहले लॉन्च किया गया था। ये कंसोर्शियम को द्वारा पिछली बार का ये बता रहा हूं मैं आपको। ये जजमेंट्स आपको दिए गए, और ये पेपर देख के तो आप कहोगे कि सर सारे के सारे पुराने जजमेंट्स इन्होंने पूछे हैं, हमें तो लैंडमार्क जजमेंट्स पुराने पुराने सारे पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा, ये आपको लगेगा। और जो दूसरा वाला पेपर यहाँ पे इन्होंने दिया था उसके अंदर क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान रीसेंट केस, रोमिला थापर रीसेंट केस, जोसेफ शाइन रीसेंट, तहसीमपुरा वाला रीसेंट, ये पुराना केस था। ये वाला और ये वाला सारे के सारे रीसेंट केस थे, जो कि 2017 या उसके बाद आपके लैंडमार्क जजमेंट जो आए थे उस पे था। समझ रहे हो, 2000 जो आपका 17 है उसके बाद भी जज रीसेंट उस पे आया था। तो यहाँ पे 2 कंफ्लिक्टिंग इन्होंने सैंपल पेपर दे दिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कि भैया अब देखो ये चीज हमने बता दिया, अब इस हिसाब से तो अपनी तैयारी कर लो, वो भी एग्जाम के 1 महीने पहले। आप समझ लो कितना ज्यादा पैनिक यहाँ पे क्रिएट हुआ। लेकिन इन रियलिटी जब पेपर आया तो देखो उसमें क्या हुआ। इन रियलिटी में जब पेपर आया तो यहाँ पे केवल 2 जजमेंट्स ऐसे थे, 2013-2014 का ललिता कुमारी और थेसेम्मा जेकब, जिसको कि पूछा गया। केवल 2 आउट ऑफ 12, केवल 2। और उसके अलावा अगर आप सैंपल पेपर देख रहे हो, सैंपल पेपर में यहाँ पर इतने सारे जजमेंट दे दिए गए, आपको देख के लगेगा कि बाप रे बाप क्या करूं मैं। यहाँ पे भी एक जजमेंट यहाँ पे बेनेट कोलमैन का है, वो भी आपको देख के परेशानी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल 2 जजमेंट्स 2017 के पहले थे, वो भी ऐसे जिसमें कि आप मैक्सिमम केसेस की जो मतलब बेसिकली क्वेश्चंस के आंसर है वो आप वैसे ही कर सकते हो बिना स्पेशल नॉलेज के केस के बारे में। और वही सेम चीज यहाँ पे जो सैंपल पेपर्स भी आए हैं उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन जाके दिखाया कि आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है, केस की आपको डेप्थ में इन डेप्थ पढ़ाई करने की वो सब की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है कि आपको जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं उनको पे ध्यान देना है, रीसेंट पे ध्यान देना है। रीसेंट पे क्यों ध्यान देना है, देखो 2023 का पेपर सेम चीज है, यहाँ पे 2019 2017 लैंडमार्क केसेस दोनों है आए, लैंडमार्क केसेस पे ध्यान देना है। क्यों, इसीलिए ये भी आपका लैंडमार्क केस है 2020 का आया, ये जूरिस्प्रूडेंस था। अब यहाँ पे देखो कॉर्पोरेट लॉ, यहाँ पे ये 2020 का जजमेंट है, रीसेंट जजमेंट है वो आया। फिर ये वाला आपका 2022 का जो जजमेंट था ये वाला, और इसके अलावा ये वाला आपका एक ही आया था, ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट लॉ का वाला की ये चीज है, इसको छोड़ दो। इसके अंदर रीसेंट जजमेंट आया, इसके अंदर रीसेंट जजमेंट आया। तो आपको रीसेंट और लैंडमार्क में बैलेंस रख के चलना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैंपल पेपर के चक्कर में भटकने की जरूरत नहीं है कि ये आया ये आया, ये तो बस मैं आपको नॉलेज के लिए समझा दे रहा हूँ कि सैंपल पेपर में आया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेल्वी वाले के लिए जो पूरा डिस्क्रिप्शन मतलब जो पूरा वीडियो था वो इसके पहले मैं बना चुका हूँ, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ये वाले का मैंने आपको जो ब्रेकडाउन था वो दे दिया। जहां तक बात है आपकी पढ़ाई को आपको अब इसके आगे कंटिन्यू कैसे करना है, सीधे सीधे समझ लो जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसके अलावा क्रिमिनल लॉ, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस,
उसके बाद आपका जूरिस, इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली। इन सबको भैया अच्छे से करो, सारे सब्जेक्ट्स को। केस लॉस आपको सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल लॉ में मिलेंगे, उसको करो। लैंडमार्क जजमेंट जितने आपके 2017 के बाद के हैं वो सारे के सारे करो। एक बात का खास ध्यान रखो, जितने भी आप समझ लो 2023 के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन देख रहे हो, 2022 से लेकर अब तक, जब से यूयू ललित आए हैं ना, तब से बैक टू बैक लैंडमार्क जजमेंट्स की भरमार आके रखी हुई है। तो मेरे लिख के ले लो ये बात, ये इस बार आएंगे, काफी जजमेंट्स आएंगे, तो अच्छे से उसकी पढ़ाई करना। अब जैसे मान लो वन नेशन वन इलेक्शन का कमेटी बन गई, इसके ऊपर हो सकता है सीधे सीधे उठा के लॉ कमीशन की रिपोर्ट का पैराग्राफ दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। 273 रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, बाय द वे। आप वो जाके एक बार उसके जो फाइंडिंग्स है वो जरूर एक बार जाके देख लेना, वन नेशन वन इलेक्शन के। इसी तरीके के जितने टॉपिक है, जो आपका यूसीसी का हो गया, बाकी टॉपिक्स, इनके ऊपर खास ध्यान रखो। ये आएगा जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, नहीं तो घुसेड़ के पूछेंगे, कहीं से घुसेड़ के पूछेंगे जरूर। तो आपको बेसिकली फंडामेंटल आइडिया मैंने दे दिया कि क्या करना है। लैंडमार्क केसेस 2017 के बाद के जितने पढ़ने हैं, खास करके 22 और 23 में जो यूयू ललित के बाद के जजमेंट्स है वो सारे के सारे देखो। उसके अलावा जो रीसेंट जजमेंट्स है 21 के, 22 के और 23 के, उसमें केवल 23 के जजमेंट से फोकस करो ज्यादा, उससे ज्यादा देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है, कोई भी और डाउट है, आप मुझसे कमेंट्स नीचे पूछिए। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।